गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इलिप्टिकली एंड सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट। पिछले लेक्चर में जो हमने डिस्कस किया था एक केस की, जब आपकी जो इंसिडेंट लाइट है वो एक तो आपका नॉर्मल इंसिडेंस हो रहा है, जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ इंसिडेंट रे है वो क्या है, इट फॉल्स नॉर्मली ऑन दी रिफ्रैक्टिंग सरफेस। जिस सरफेस के थ्रू आपका रिफ्रैक्शन हो रहा है उसके ऊपर हम मान के चलते थे उस केस में कि वो नॉर्मल आपका इंसिडेंस होता था। और दूसरा जो ऑप्टिक एक्सिस होती थी दैट इज़ पैरेलल टू रिफ्रैक्टिंग सरफेस। मतलब ऑप्टिक एक्सिस क्या है, पैरेलल टू रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। तो जब आपकी ऑप्टिक एक्सिस पैरेलल टू रिफ्रैक्टिंग सरफेस होगी उस केस में आपके पास क्या होगा, जो आपकी ऑप्टिक एक्सिस की डायरेक्शन होती है उस डायरेक्शन में अगर आपकी लाइट का क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है, तो वो अगर आपका डबली रिफ्रैक्टिंग सरफेस है तब भी आपका क्या होता है, उस डायरेक्शन में सिंगल रिफ्रैक्शन होता है। तो उस केस में आपको ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दो रेज नहीं मिलेंगी, आपको एक सिंगल ही रे मिलेगी, ऑर्डिनरी रे। ठीक है, तो जैसा कि इस फिगर में हमारे पास दिखाई दे रहा है, फिगर 1.33, इसमें हम क्या मान के चलते हैं कि हमारे पास एक पहले से प्लेन पोलराइज्ड लाइट है। प्लेन पोलराइज्ड लाइट का मतलब है कि हमारे पास एक ऐसी लाइट है जो जिसका हमने पहले ही पोलराइजेशन करवा चुके हैं और वो एक प्लेन के अलोंग पोलराइज्ड है। ठीक है, तो उस प्लेन पोलराइज्ड लाइट में अगर आपके पास इन दी प्लेन ऑफ पेपर कंपोनेंट हैं जो आपको ये दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, ये वाली वाइब्रेशंस हैं, तो उस प्लेन पोलराइज लाइट में जो वाइब्रेशंस हैं वो इन दी प्लेन ऑफ पेपर वाइब्रेशंस हैं। तो अब ये किस तरह से है आपकी प्लेन पोलराइज लाइट की, जो अब जब ये किसी रिफ्रैक्टिंग सरफेस कौन सा, ये वाला सरफेस, इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस के ऊपर जब ये लाइट फॉल कर रही है तो ये किस तरह से फॉल कर रही है, तो ये जो आपकी वाइब्रेशंस हैं, ये वाइब्रेशंस एक एंगल बना रही हैं। ये वाइब्रेशंस आपकी क्या है, ये वाइब्रेशंस आपकी एंगल बना रही हैं थीटा आपके रिफ्रैक्टिंग सरफेस के साथ। मतलब ये जो वाइब्रेशंस हैं ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस के पैरेलल ना हो के रिफ्रैक्टिंग सरफेस के साथ एक एंगल बना रही हैं थीटा। तो जब ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस के साथ एंगल बनाएंगी थीटा, तो अब क्या होगा, जब ये आपकी प्लेन पोलराइज्ड लाइट इस इंटरफेस पे फॉल करेगी, तो फॉल करने के बाद जब ये इस सरफेस के अंदर एंटर करेगी तो ये आपका सरफेस कैसा है, ये आपका मटेरियल कैसा है जिसके अंदर अब आपकी लाइट एंटर कर रही है, ये मटेरियल है डबली रिफ्रैक्टिंग सरफेस। मतलब डबल रिफ्रैक्शन होगा इस मटेरियल के अंदर। लेकिन आपका केस कौन सा बन गया, केस बन गया नॉर्मल इंसिडेंस का, और ऑप्टिक एक्सिस क्या है, पैरेलल टू रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। तो पैरेलल टू रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, इसका मतलब जो लाइट होगी आपकी वो क्या होगी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे और ऑर्डिनरी रे दोनों क्या करेंगी, एक ही डायरेक्शन में प्रोपोगेट करेंगी मीडियम के अंदर भी। ये केस हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। और इसमें क्या होगा साथ के साथ, अब वो डायरेक्शन तो दोनों की प्रोपोगेशन की सेम रहेगी, लेकिन जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एज कंपेयर टू ऑर्डिनरी रे कम होता है। तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे आपकी ऑर्डिनरी रे के कंपैरिजन में ज़्यादा स्पीड से ट्रैवल करेगी। तो मतलब उसी टाइम में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे तो थोड़ा सा आगे निकल जाएगी और ऑर्डिनरी रे क्या रह जाएगी, पीछे रह जाएगी। तो अब हम क्या दिखा रहे हैं, जो ये एरोज और ये जो डॉट रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और ऑर्डिनरी रे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं मीडियम के अंदर। अब हमने देखा था कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के रे के अंदर कौन से कंपोनेंट होते हैं, इन दी प्लेन ऑफ रिफ्रैक्ट, जो आपका इन दी प्लेन ऑफ पेपर भी हम उसको बोल सकते हैं। और जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे के अंदर जो कंपोनेंट होते हैं वो कौन से होते हैं, वो कंपोनेंट होते हैं जो आपकी इलेक्ट्रिक वाइब्रेशंस हैं, वो उसकी इलेक्ट्रिक वाइब्रेशंस कैसी होती हैं, इलेक्ट्रिक वाइब्रेशंस कंपोनेंट्स होंगे पर इन द प्लेन ऑफ पेपर। और जो ऑर्डिनरी रे होगी उसमें जो आपकी वाइब्रेशंस होंगी दैट इज़ परपेंडिकुलर टू दी
प्लेन ऑफ पेपर वाइब्रेशन रहेंगी। तो जो आपकी इन दी प्लेन ऑफ पेपर मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के केस में तो आपकी वाइब्रेशंस हैं इन दी प्लेन ऑफ पेपर, और ऑर्डिनरी के केस में आपकी वाइब्रेशंस हैं परपेंडिकुलर टू दी प्लेन ऑफ पेपर। अब इसमें हम एग्जांपल किस तरह से फिगर 1.34 को कंसीडर करके चलते हैं एक बार। अगर हमारे पास पी क्यू की डायरेक्शन में आपकी क्या हो रही है, जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है जो किसी रिफ्रैक्टिंग सरफेस के ऊपर फॉल हो रही है, इस वाले फिगर की हम बात कर रहे हैं। तो जब वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट आपकी किसी रिफ्रैक्टिंग सरफेस के ऊपर फॉल हो रही है तो क्या है वो एंगल, अगर उसकी जो वाइब्रेशंस हैं इलेक्ट्रिक वाइब्रेशंस हैं, अब डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन तो हो गई है प्लेन ऑफ पेपर में, तो जो आपकी वाइब्रेशन होंगी वो परपेंडिकुलर टू दी, वो जो वाइब्रेशंस होंगी प्लेन पोलराइज्ड लाइट की, वो जो आपका प्लेन ऑफ पेपर है, अगर प्लेन ऑफ पेपर में प्रोपोगेशन हो रही है तो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपकी वाइब्रेशंस होती हैं, क्योंकि जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन होती है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही आपकी इलेक्ट्रिक वाइब्रेशन होती है और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही आपकी मैग्नेटिक वाइब्रेशंस होती है। तो जब हम अब यहाँ पे पोलराइजेशन की बात कर रहे हैं तो हम केवल इलेक्ट्रिक वाइब्रेशंस की इसमें बात करते हैं, मैग्नेटिक वाइब्रेशंस की इसमें बात नहीं करते, ठीक है। तो जब आपकी क्या होगी, अगर ये जो आपकी प्लेन पोलराइज लाइट है जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस के ऊपर फॉल हो रही है, ये किस तरह से है आपकी, अगर ये क्या करती है कोई भी एंगल थीटा बनाती है, हम मान लें कि जो यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रही है ना, ये बिल्कुल पैरेलल नहीं है आपके रिफ्रैक्टिंग सरफेस के साथ, ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस के साथ कोई एंगल बना रही है। तो यहाँ पे इसको हम इस फिगर इसी चीज़ को एलोबरेट करके दूसरी फिगर बनाई हम लोगों ने, जिसमें हमने देखा कि जो ये पी क्यू है, पी क्यू के अलोंग तो क्या है आपकी डायरेक्शन, जो आपकी वाइब्रेशंस हैं, जो आपकी इंसिडेंट रे की वाइब्रेशंस हैं वो पी क्यू के अलोंग है, तो वो वाइब्रेशन दो अपने आप को दो कंपोनेंट्स में ब्रेक कर लेंगी, एक तो एक्स एक्सिस के अलोंग और एक सपोज वाई एक्सिस के अलोंग। तो जो एक्स एक्सिस के अलोंग होगी उसको हम बोल देंगे क्या, एक्स, जो आपकी एक्स एक्सिस के अलोंग है, जो एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट होगा उसको बोल देंगे हम ए कोस थीटा, और जो वाई एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट होगा वो बन जाएगा वाई साइन थीटा, क्योंकि ये एंगल थीटा है। यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, कोस थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस क्या हो गया पी हो गया और हाइपोटेन्यूज होगी आपकी पी क्यू। पी क्यू का मतलब आपका एम्पलीट्यूड ए, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जो प्लेन पोलराइज लाइट है उसमें जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है उसको हम मान के चल पड़ते हैं ए। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से कोस थीटा जो पी हो जाएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, ए कोस थीटा के। ऐसे ही पी क्यू आपका किसके इक्वल निकल के आएगा, जब इस वाले एंगल को, ये वाला जो एंगल है, ये और नीचे वाले एंगल को हमने थीटा मान लिया, तो इस वाले एंगल को जो ये एंगल मार्क कर रखा है ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा ये एंगल। तो यहाँ भी क्या लगा देंगे, जब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे कि साइन थीटा आपके पास किसके इक्वल हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, या फिर कोस थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास एंगल कितना है 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू ओ पी बाई पी क्यू हो जाएगा, और कोस 90 माइनस थीटा का मतलब साइन थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जो हम मान के चले हैं वो कितना है, प्लेन पोलराइज लाइट का इस सरफेस के ऊपर इंसिडेंट होने से पहले, वो सपोज हमारे पास ए है, तो आपके पास ये आ जाएगा ए साइन थीटा। तो अब जब ये इस सरफेस के अंदर चली जाएंगी तो ये दो पार्ट्स में चेंज हो जाएगा ये एम्पलीट्यूड, जो पहले एम्पलीट्यूड ए था अब ये एम्पलीट्यूड ए आपका क्या हो जाएगा, दो पार्ट्स में चेंज हो जाएगा। एक पार्ट का आपका एम्पलीट्यूड रहेगा जो आपका मतलब जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स रहेंगे परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर, वो क्या हो जाएंगे, जो ई रे के कंपोनेंट बनेंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के, इन दी प्लेन ऑफ पेपर जो कंपोनेंट बनेंगे वो तो बन जाएंगे ए कोस थीटा का, और जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के कंपोनेंट बनेंगे वो क्या बन जाएंगे ए साइन थीटा का। कि ये दो पार्ट्स में जो एम्पलीट्यूड था दो पार्ट्स में ब्रेक हो गया, एक को तो ऑर्डिनरी रे लेके चली गई अपने साथ, दूसरी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे लेके चली गई, ठीक है। तो जिसको ऑर्डिनरी लेके रे अपने साथ लेके चली गई वो क्या कौन सा कंपोनेंट होता है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स होते हैं, वो हो जाएंगे ए साइन थीटा, और जिसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेके गई वो इन दी प्लेन ऑफ पेपर वाले कंपोनेंट रहेंगे, मतलब ये पी वाली डायरेक्शन रहेगी यहाँ पे, जो इस फिगर के अंदर ये पी वाली डायरेक्शन ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे के कंपोनेंट्स वाइब्रेशंस को रिप्रेजेंट करेगी, तो वो बन जाएंगे आपके पास ए साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ से इतना हमारे पास हो जाएगा।
अब हमें पता है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ऑर्डिनरी रे का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे से ज़्यादा होता है, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे इज़ ग्रेटर देन ऑर्डिनरी रे। तो इसका मतलब जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा उसकी वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, उस मीडियम में ज़्यादा हो जाएगी। मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे आपका उस मीडियम के अंदर ज़्यादा स्पीड से ट्रैवल करेगा एज़ कंपेयर टू ऑर्डिनरी रे। तो ठीक है, ये हो गया आपका। और जो यहाँ से ये जो फिगर 1.33 दिखाई दे रही है ना, इसमें एक चीज़ और हमारी है कि जो हमारी ऑप्टिक एक्सिस है, ऑप्टिक एक्सिस की कौन सी डायरेक्शन है, ये वाली डायरेक्शन है। इस डायरेक्शन के अलोंग आपका जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे है और जो आपकी ऑर्डिनरी रे है, दोनों की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी इस डायरेक्शन के अलोंग। तो इस डायरेक्शन के अलोंग क्या हो जाएगा आपके पास, जो आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे का, मान लो आपका जैसे हम वहाँ पे डिस्कस करते थे कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे के लिए तो हमारे पास क्या बन जाता था। अब ऑर्डिनरी रे क्या होती है, उसकी स्पीड हर जगह सेम रहती है, तो इसलिए वहाँ पे सर्कल बनता था। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे की स्पीड चेंज हो जाती है डायरेक्शन के साथ, इसलिए वहाँ पे क्या बनता था, इलिप्स बनता था। तो ये जो सर्कल और इलिप्स हैं ये क्या हो जाएंगे यहाँ पे ऑप्टिक एक्सिस की डायरेक्शन के अलोंग, ये दोनों अपने एक दूसरे को कोइंसाइड करेंगे, क्योंकि इस डायरेक्शन में जो स्पीड रहेगी वो क्या रहेगी, सेम रहेगी, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं इसी में। अगर इसकी थ्योरी हम लोग डिस्कस करें, अब ये जो हमारी लाइट, अब फाइनली हमने क्या किया यहाँ पे, इस तरह की प्लेन पोलराइज लाइट जिसमें वाइब्रेशंस आपके जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस था उस रिफ्रैक्टिंग सरफेस के साथ कुछ एंगल बना रही थी, उसको रिफ्रैक्टिंग सरफेस के साथ ऊपर हमने इंसिडेंट करवाया नॉर्मली। और फाइनली अब उसको इंसिडेंट करवाने के बाद मीडियम के अंदर आपकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और ऑर्डिनरी रे बन जाएंगे। और फाइनली क्या आपको आउटपुट में मिलेगा, जो आपका बाहर निकल के, क्योंकि डायरेक्शन तो दोनों की सेम है, देखो भाई उन दोनों में फेज डिफरेंस आ सकता है, ठीक है, दोनों में पाथ डिफरेंस हो सकता है, लेकिन हम ये तो सेपरेट आउट नहीं कर सकते ना कि ऑर्डिनरी रे तो इस डायरेक्शन में जा रही है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इस डायरेक्शन में जा रही है। तो जब उनमें फेज डिफरेंस किस तरह से होगा कि जैसे मान लो सपोज एक वेव है, ठीक है, एक साइन वेव का आप एक एग्जांपल कंसीडर करके चलते हैं हम लोग कि साइन वेव है, ये क्या करेगी, इस तरह से साइन वेव ट्रेवल करती है, ठीक है। अब ये क्या हो गया, इसका एम्पलीट्यूड हो गया आपके पास मान लो ए, ठीक है। अब हमारे पास इसी के साथ एक दूसरी साइन वेव है और उसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, या फिर वो क्या कर रही है, कम स्पीड से ट्रेवल कर रही है। अब पीरियड के बाद तो वो अपने आप को रिपीट करेगी, लेकिन इस पहले वाली रे का एक पार्टिकल है सपोज ये यहाँ पर, अब दूसरी रे भी क्या है, उसके एम्पलीट्यूड में भी थोड़ा सा डिफरेंस है, इस तरह से वो क्या कर रही है, एक मिनट दोबारा बनाते हैं इसको, ये आपकी एक साइन वेव हो गई, ये आपकी दूसरी साइन वेव होगी, ठीक है। अब इन दोनों में एम्पलीट्यूड का डिफरेंस है, लेकिन दोनों का पीरियड सेम है, मतलब एक टाइम के बाद अपने आप को सेम टाइम के बाद रिपीट कर रही हैं। दोनों के पार्टिकल्स चले, ये एक का पार्टिकल हो गया, ये दूसरा पार्टिकल हो गया, ये दोनों पार्टिकल्स इस वेव के मान लो वेव के फोटोन है, ये यहाँ से चले। कुछ टाइम के बाद एक तो पार्टिकल अगर मान लो जिसकी स्पीड ज़्यादा है वो तो यहाँ पहुँचेगा, सॉरी जिसकी कम है स्पीड वो यहाँ पहुँचेगा, जिसकी स्पीड ज़्यादा है वो ऐसा भी हो सकता है कि जिस टाइम पे सेम पे चले थे वो वहाँ पहुँच चुका है। तो मतलब उन दोनों पार्टिकल्स में क्या आ चुका है, एक फेज का डिफरेंस आ चुका है कि ये वाला तो एंगल कम बनाएगा और ये वाला एंगल क्या बनाएगा, ज़्यादा बनाएगा, ठीक है भाई। तो इसका मतलब क्या हो गया, उनमें फेज का डिफरेंस आ जाएगा, दोनों में फेज का डिफरेंस आ जाएगा। तो अब वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन दोनों की सेम है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन सेम है, तो उनका इंटरफेरेंस, जैसे इंटरफेरेंस पढ़ के आए हो ना पिछले सेमेस्टर में, तो इंटरफेरेंस हो सकता है उन दोनों का, ठीक है। तो उसी को थ्योरी को डिस्कस करेंगे कि एक की वेव को हम लिखेंगे, ठीक है, एक की वेव को लिखेंगे, दूसरी वेव को लिखेंगे, और किस तरह से जो कंबाइन वेव मिलेगी आपको वो क्या मिलेगी, वो एक सर्कुलरली पोलराइज्ड वेव भी आपको मिल सकती है, इलिप्टिकली पोलराइज्ड वेव भी मिल सकती है, लीनियरली पोलराइज्ड वेव भी मिल सकती है, डिपेंडिंग अपॉन कि वो जो आपका एंगल बन रहा है, इंसिडेंट एंगल क्या है, ठीक है। तो अब ये देखते हैं इसमें,
तो अब हमारे पास एक ऑर्डिनरी रे है और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे है। हमें एम्पलीट्यूड, जो पहले हमारे पास एम्पलीट्यूड ए था, अब वो एम्पलीट्यूड ए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेव और ऑर्डिनरी वेव में डिवाइड हो चुका है। ऑर्डिनरी वेव के पास तो एम्पलीट्यूड है आपका ए साइन थीटा, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेव के पास एम्पलीट्यूड है ये ए कोस थीटा। ठीक है। उसके बाद जब हम किसी वेव की डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन लिखते हैं, उसमें दो चीज़ होती हैं, एक तो एम्पलीट्यूड होता है और दूसरा फेज होता है। ठीक है, कि एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड एक आपका हो गया। अब वो फेस मतलब वो एंगल चेंज होगा तो उसके साथ क्या होगा, जैसे साइन में भी क्या होता था, जब जो साइन वेव मैंने बनाई, इसमें मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ए है कि यहाँ पे इस पोजीशन पे जाके साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाती है, 90 डिग्री हो जाती है, और 90 डिग्री पे साइन 90 का मतलब 1 होता है। तो एम्पलीट्यूड अगर ए साइन थीटा है, y इज इक्वल टू, मेरे पास इक्वेशन है y इज इक्वल टू ए साइन थीटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, जब थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, 90 डिग्री के हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू ए बच जाएगा। तो ये तो आपका इस ए को, ये तो क्या हो गया, एम्पलीट्यूड हो गया हमारे पास, और ये क्या हो गया, ये साइन थीटा क्या हो गया, ये हो गया फेस। ठीक है। तो जब आपका फेस चेंज होगा तो उसके साथ आपकी डिस्प्लेसमेंट भी चेंज होती चली जाएगी, एम्पलीट्यूड की मैक्सिमम वैल्यू में क्या होती चला जाएगा। तो अब जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे है उसको हम किस तरह से लिखेंगे, दैट कैन बी रिटर्न एज, अब हमने क्या बोला कि जो ऑर्डिनरी रे है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे है उनमें डिफरेंस क्या आएगा, एम्पलीट्यूड तो हो ही गया कि एक एम्पलीट्यूड लेके गया है ए साइन थीटा, दूसरी आपकी ऑर्डिनरी लेके गई है ए साइन थीटा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे लेके गई है एम्पलीट्यूड ए कोस थीटा। अब उसके बाद आपका फेज में क्या होगा दोनों के, क्योंकि अब एक, जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया था कि दोनों पार्टिकल सेम टाइम पे चले, जिसकी स्पीड कम है वो पीछे रह जाएगा, जिसकी स्पीड ज़्यादा है वो आगे निकल जाएगा। तो अब यहाँ पे भी क्या होगा, जो आपका ऑर्डिनरी रे है उसकी तो स्पीड कम है, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे है उसकी स्पीड क्या है, ज़्यादा। तो अब जब आपका टाइम के साथ दोनों ने स्टार्ट किया, अब वो क्या करेगा, जो ऑर्डिनरी रे है अगर उसका एंगल ओमेगा टी है, तो जो आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे होगा वो क्या हो जाएगा, उसका फेस ज़्यादा हो चुका होगा, ज़्यादा उसका एंगल चेंज हो चुका होगा, क्योंकि वो ज़्यादा स्पीड से मूव कर रहा है, तो उन दोनों में फेज डिफरेंस आ जाएगा। अगर पहले का ऑर्डिनरी रे का फेज आपका ओमेगा टी है, तो उसका फेज कितना हो जाएगा, एंगल कितना हो जाएगा, ओमेगा टी प्लस डेल्टा हो जाएगा, उस एंगल में कुछ एडिशन हो चुका होगा। ठीक है। तो इसलिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे की जो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है उसको हम लिखेंगे, दैट इज इक्वल एक्स इज इक्वल टू ए कोस थीटा साइन ओमेगा टी प्लस डेल, और ऑर्डिनरी रे के लिए हो जाएगी वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा साइन ओमेगा टी। ठीक है। अब हमारे पास क्या हो गया, जो ए कोस थीटा था उसको तो हमने स्मॉल ए मान लिया यहाँ पे, और ए साइन थी, अब क्या हो गया, हमने एक बार दोनों की डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन लिख लिया, अब इसको सोल्व ही करना है आगे। हमें क्या करना है, दोनों को एक कंबाइन इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है। ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ से ए कोस थीटा क्या हो जाएगा, स्मॉल ए के इक्वल मान लिया, ए साइन थीटा हमने स्मॉल बी के इक्वल मान लिया, तो यहाँ से क्या हो गया, एक्स किसके इक्वल आ गया, ए साइन ओमेगा टी प्लस डेल, और वाई इज इक्वल टू बी साइन ओमेगा टी के इक्वल हो गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, हम क्या करते हैं, इस ओमेगा टी को इन इक्वेशन से एलिमिनेट कर देते हैं, कि हम ओमेगा टी की जगह क्या पुट कर देते हो, एक्स और वाई, एक्स वाई ए भी था ना, इनकी टर्म्स में ही ओमेगा टी की वैल्यू को निकाल लेते हैं। तो अब हमारे पास एक्स बाई ए किसके जैसे, मान लो हमारे पास ये x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस डेल था ना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x बाई किसके इक्वल आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस डेल, और साइन ओमेगा टी प्लस डेल में हमने निकाल दिया साइन ए प्लस बी की एक्सपेंशन, साइन ए प्लस बी किसके इक्वल होता है, अगर ऐसे है साइन अंदर एंगल में है ए प्लस बी, तो ये किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। तो यहाँ पे था साइन ओमेगा टी प्लस डेल, तो ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी कोस डेल प्लस कोस ओमेगा टी साइन डेल। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, y बाई बी इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी के इक्वल आ जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा कोस, ये y बाई, जो ये था यहाँ पे, ये वाली जो इक्वेशन 1.8 थी, इससे क्या, यहाँ ये क्या बोल रही थी, y इज इक्वल टू बी साइन ओमेगा टी था, यहाँ से आ जाएगा y बाई बी इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी, और यहाँ से क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, जो साइन आपके पास अब क्या होता है, यहाँ तक हम पहुँच गए,
इस इक्वेशन तक हम पहुंच चुके हैं, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास साइन, अब हमने क्या बोला था कि हम ओमेगा टी को एलिमिनेट करेंगे इस इक्वेशन से, मतलब ओमेगा टी की जगह हम वाई एक्स ए बी की टर्म में कुछ पुट करेंगे। तो साइन ओमेगा टी था जो हमारे पास मेन इक्वेशन 2 थी, वाई एक्स इजक्वल टू ए कोस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी प्लस डेल, और जो ये क्या आ चुकी थी आपके पास साइन ओमेगा टी कोस डेल प्लस कोस ओमेगा टी साइन डेल, ठीक है। और दूसरी थी आपके पास y बाई बी इजक्वल टू साइन ओमेगा टी। अब हमने क्या कर दिया, साइन ओमेगा टी की जगह तो क्या पुट कर दिया, y बाई बी पुट कर देंगे, तो हमें कोस ओमेगा टी की वैल्यू चाहिए। कोस ओमेगा टी किसके इक्वल होता है, हमें पता है साइन स्केयर थीटा प्लस कोस स्केयर थीटा इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। और यहाँ से क्या हो जाता है आपके पास कोस थीटा इज इक्वल टू अंडर दी रूट, क्योंकि साइन को दूसरी तरफ ले जाएंगे, क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्केयर थीटा के इक्वल हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपके पास, ये क्या आ जाएगा, जो कोस ओमेगा टी इसकी वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी, 1 माइनस साइन स्केयर ओमेगा टी के इक्वल हो जाएगी। और साइन स्केयर ओमेगा टी की वैल्यू हमें पता है कितनी है, वाई स्केयर बाई बी स्केयर है, ठीक है। अब इसको क्या कर देंगे, इक्वेशन जो 1.9 थी इसमें पुट कर देते हैं। लेफ्ट में तो यहाँ पे क्या था, एक्स बाई था, तो ये एक्स बाई ए बन गया। दूसरा क्या बन गया आपके पास, साइन ओमेगा टी कोस डेल था, तो साइन ओमेगा टी का मतलब हो गया वाई बाई बी, ठीक है। तो ये पुट कर दिया कोस डेल एज इट इज प्लस कोस ओमेगा टी साइन डेल। कोस ओमेगा टी की जगह हम क्या पुट करेंगे, ये वाली वैल्यू, कोस ओमेगा टी था 1 माइनस वाई स्केयर बाई बी स्केयर, तो ये हो गया अंडर द रूट 1 माइनस वाई स्केयर बाई बी स्केयर साइन डेल। तो यहाँ से आ गया एक्स बाई, ये क्या किसके इक्वल हो गया, यहाँ से आपके पास एक्स बाई ए माइनस वाई बाई बी कोस डेल इज इक्वल टू अंडर द रूट 1 माइनस वाई स्केयर बाई बी स्केयर साइन डेल। अब दोनों तरफ हम स्केयरिंग कर दें तो क्या हो जाएगा, एक्स स्केयर बाई, मतलब ये क्या बन जाएगा, ए एक्स बाई ए माइनस वाई बाई बी कोस डेल था, तो ये क्या बन गया, अगर इसका स्केयर करें, यहाँ पे हम इसका क्या करें स्केयर करें, तो ये क्या बन जाएगा, ये वाली जो टर्म एक्स बाई है ये तो पहली टर्म का काम करेगी, और वाई बाई बी कोस डेल दूसरी टर्म का काम करेगी, मतलब ये बन गया ए बाई बी, ए माइनस बी का होल स्केयर। और ये किसके इक्वल होता है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab के इक्वल होता है, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे हम अप्लाई कर देंगे, तो ये बन जाएगा एक्स स्केयर बाई ए स्केयर प्लस वाई स्केयर बाई बी स्केयर कोस स्केयर डेल माइनस 2xy बाई ए बी कोस डेल। और राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, 1 माइनस वाई स्केयर बाई बी स्केयर का अंडर द रूट था वो बन जाएगा, अंडर द रूट स्केयर लगाने से हट जाएगा, तो ये बन गया 1 माइनस वाई स्केयर बाई बी स्केयर इंटू साइन स्केयर डेल। और यहाँ से नेक्स्ट क्या हो जाएगा, अब हम क्या कर लेते हैं, जो चीज़ें कॉमन है उसको एक तरफ कर लेते हैं, तो एक्स स्केयर बाई ए स्केयर हो गया, वाई स्केयर बाई बी स्केयर, राइट हैंड साइड में भी वाई स्केयर बाई बी स्केयर है, जब इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो ये क्या बन जाएगा, प्लस का बन जाएगा, मतलब ये बन जाएगा लेफ्ट में लेके आओगे वाई स्केयर बाई बी स्केयर प्लस वाई स्केयर बाई बी स्केयर साइन स्केयर डेल। तो वाई स्केयर बाई बी स्केयर कॉमन निकाल लिया, ये बन गया आपके पास कोस स्केयर डेल प्लस साइन स्केयर डेल माइनस 2xy बाई ए बी कोस डेल माइनस साइन स्केयर डेल इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे ये कोस स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल, तो ये 1 के इक्वल हो गया। तो फाइनली आपके पास ये बचा क्या, एक्स स्केयर बाई ए स्केयर प्लस वाई स्केयर बाई बी स्केयर माइनस 2xy बाई ए बी कोस डेल इज इक्वल टू साइन स्केयर थीटा, ठीक हो गया। नेक्स्ट अब यहाँ से क्या हो जाएगा आपका इसके पास, तो इसमें क्या हो जाएगा आपके पास, तो ये जो आपकी इक्वेशन निकल गया इक्वेशन 1.10, ये इक्वेशन केस को रिप्रेजेंट करती है, एक इलिप्स को रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि जो फाइनली आपको वेव मिलेगी, जो इमरजेंट वेव मिलेगी, वो एक इलिप्टिकल फॉर्म में आपको मिलेगी, ठीक है। अब उसके बाद अब ये हमारा क्या हो गया, जो अब हमारे पास यहाँ पे हमने क्या देखा था,
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और ऑर्डिनरी वाइब्रेशन में कुछ फेज डिफरेंस था जब वो क्रिस्टल के अंदर से पास कर रहे थे, और फाइनली उसको जो आपको एमरजेंट वेव मिल रही है वो क्या मिल रही है एक इलिप्टिकली पोलराइज्ड वेव मिल रही है इस इक्वेशन से। जो दोनों का कम्बिनेशन हुआ ना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और ऑर्डिनरी का, वो कम्बिनेशन होकर आपको क्या मिली, एक इलिप्टिकल वेव मिल गई, ठीक है। और वो इलिप्स अपने आप को क्या कर रहा है, एक पीरियड के बाद रिपीट कर रहा है। तो आप उसको ये नहीं बोल सकते कि वो लाइट रेंडमली किसी भी डायरेक्शन में पोलराइज्ड है। रैंडम डायरेक्शन नहीं मिल रही है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन मिल रही है, एक पीरियड के अंदर उसमें चेंज आ रहा है, उस पीरियड के बाद वो अपने आप को रिपीट करने लग जाती है। तो इस वेव को भी हम क्या बोलेंगे, जो आपको आउटपुट में मिली, कि ये भी एक पोलराइज्ड वेव है, और जिसको हम क्या बोलेंगे, इलिप्टिकली पोलराइज्ड वेव बोलेंगे। अब जब हम इसका स्पेशल केस लेंगे तो स्पेशल केस कैसे लेंगे, जो हमारे पास ये इक्वेशन 1.10 आई है, इस इक्वेशन लास्ट जो लाइन है ये 1.10 इक्वेशन, इसमें क्या हमारे पास कोस एक डेल है, ठीक है। डेल क्या है आपके पास, फेज डिफरेंस है जो आपका ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेव में आ रहा था। तो अब हम क्या करते हैं, स्पेशल केसेस डिस्कस करते हैं। पहला स्पेशल केस हमारे पास क्या हो गया, अगर आपकी क्रिस्टल की थिकनेस क्या है, इस तरह से है कि आपका फेज डिफरेंस 0 आए या 2n पाई आए। अगर आपका फेज डिफरेंस 0 आए या फेज डिफरेंस 2n पाई आए तो क्या हो जाएगा आपके पास, जो इक्वेशन थी वो क्या बन जाएगी। अगर कोस जीरो किसके इक्वल होता है, जो ये इक्वेशन 1.10 है ना आपकी, यहाँ पे कोस जीरो आप पुट कर दो, कोस जीरो किसके इक्वल होता है 1 के, और साइन जीरो किसके इक्वल होता है 0 के। और एन पाई का मतलब कोस एन पाई भी किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। और कोस 2n पाई की वैल्यू हमेशा किसके इक्वल होगी, 1 के इक्वल होगी। और साइन 2n पाई की वैल्यू हमेशा 0 के इक्वल होगी। तो ये वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, ये इक्वेशन क्या आ जाएगी आपकी, बन जाएगी जो हमारी पहले इक्वेशन थी 1.10, ये बन गई एक्स स्केयर बाई ए स्केयर प्लस वाई स्केयर बाई बी स्केयर माइनस 2xy बाई ए बी। और ये बन गया यहाँ से आपके पास, ये क्या बन गया, ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab बन गया। तो ये बन गया a बाई एक्स बाई ए माइनस वाई बी बाई बी का होल स्केयर प्लस माइनस, ठीक है। और यहाँ से आ जाएगा आपके पास y की वैल्यू, जब आप उसको अंडर दूसरी साइड लेके जाओगे इसको, y इज इक्वल टू प्लस माइनस बी बाई ए इंटू एक्स। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, y इज इक्वल टू एम एक्स की फॉर्म की एक इक्वेशन आ गई, क्योंकि जो लीनियर इक्वेशन होती है उसको आप किस तरह से रिप्रेजेंट करते हो, y इज इक्वल टू एम एक्स को एम एक्स से प्लस सी से ही रिप्रेजेंट करते हो ना। कोई भी लीनियर इक्वेशन है दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। सी तो हो गया आपका ये m स्लोप हो गया, ये x हो गया, और ये c क्या हो गया आपका इंटरसेप्ट हो गया, ठीक है। कि वो, और अगर c की वैल्यू 0 है तो दैट मीन्स वो ओरिजिन पे इंटरसेप्ट हो रहा है उसका, ठीक है। यहाँ पे c 0 है तो ये एक लीनियर इक्वेशन आ गई। तो यहाँ से आपने क्या देखा कि जब आप इस तरह की, आपका क्रिस्टल इस तरह का होगा कि जो आपका डेल की वैल्यू 0 या 2n पाई हो, तो उस केस में आपका क्या हो जाएगा, आपको क्या मिलेगी, एक स्ट्रेट लाइन, जो आपको आउटपुट में एमरजेंट रे मिलेगी वो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। और वो क्या होगी आपको, इसलिए हम इस क्रिस्टल को उस केस में क्या बोलेंगे, होल और फुल वेव प्लेट बोलेंगे। अब दूसरा केस इसमें आता है कि जब आपकी डेल की वैल्यू पाई हो जाए या 2n+1 पाई हो जाए। तो जब डेल की वैल्यू पाई होगी तो कोस पाई की वैल्यू कितनी होती है, जब इक्वेशन, इस इक्वेशन को देखेंगे ना हम, इक्वेशन 1.10 को, तो कोस पाई की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है। और साइन डेल की वैल्यू कितनी होती है, साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है, साइन पाई की वैल्यू 0 ही होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, जो इक्वेशन बन के आएगी, वो बन जाएगी ये वाली एक्स स्केयर प्लस ए स्केयर प्लस वाई स्केयर बाई बी स्केयर 2xy ab। और ये बन जाएगी एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आपकी y की वैल्यू किसके इक्वल निकल के आएगी, माइनस बी बाई ए इंटू एक्स के इक्वल निकल के आएगी। मतलब इस केस में जहाँ आपको दोनों प्लस माइनस की कंडीशंस मिल रही थी y के केस में, यहाँ पे केवल माइनस कि आपको हाफ, जो आपका इनपुट था उसके हाफ ही आउटपुट में मिल रहा है यहाँ पे, इसलिए हम इसको हाफ क्या बोलेंगे, हाफ वेव प्लेट बोलेंगे। और इस केस में जो आपका जो एंगल होगा थीटा, वो किसके इक्वल हो जाएगा, tan इनवर्स b बाई ए के इक्वल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा tan इनवर्स b बाई ए के, क्योंकि आपके पास x किसके इक्वल था, यहाँ पे x आपके पास इक्वल था, ये जो हम यहाँ पे लेंगे x किसके इक्वल था, x इज इक्वल टू जो आपका स्मॉल a था, स्मॉल a किसके इक्वल है, a कोस थीटा के, और स्मॉल b किसके इक्वल है, y साइन a साइन थीटा के। तो जब आप
ए साइन थीटा बाई ए कोस थीटा करोगे तो ये तो लेफ्ट में तो टेन थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा ना आपका एक, आपका क्या हो जाएगा ए कोस ए, एक मिनट में, ए साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए कोस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास बी डिवाइडेड बाय ए हो जाएगा। ए से ए कैंसिल आउट, टेन थीटा किसके इक्वल आ गया, बी के इक्वल आ गया, और थीटा किसके इक्वल आ गया, टेन इनवर्स बी के इक्वल आ जाएगा यहाँ से। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास क्वार्टर वेव प्लेट, इसको हम बोलेंगे हाफ वेव प्लेट। ऐसे ही नेक्स्ट केस में अगर आपका जो आपकी प्लेट है बीच में वो इस तरह से हो, जो आपने क्रिस्टल रख रखा है बीच में, वो क्रिस्टल इस तरह से है कि डेल आपका कितना आ रहा है, जो फेज डिफरेंस आ रहा था एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑर्डिनरी वेव में, वो किसके इक्वल आ रहा है, पाई बाई टू के इक्वल आ रहा है, या फिर 2n+1 पाई बाई टू के इक्वल आ रहा है। तो उस केस में क्या हो जाएगा आपके पास, उस केस में पाथ डिफरेंस किसके इक्वल हो जाएगा, लैम्बडा बाई 4 के इक्वल हो जाएगा। और यहाँ से आपके पास जो इक्वेशन थी वो इक्वेशन 1.10 वो क्या बन जाएगी, साइन पाई कोस पाई बाई टू की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, और साइन पाई बाई टू की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो ये बन जाएगा आपके पास यहाँ पे एक्स स्केयर प्लस ए स्केयर बाय प्लस वाई स्केयर बाय बी स्केयर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगी, यहाँ पे फिर से आपका एलिप्स बन जाएगा, जो लीनियर लाइन थी अब यहाँ पे ये एलिप्स की इक्वेशन आ गई, तो ये आपका एक एलिप्स बन गया, ठीक है। और यहाँ पे अगर आपका एंगल 45 डिग्री नहीं है, जो थीटा एंगल ऑफ इंसिडेंस था ना, थीटा क्या था, जो इंसिडेंट रे की वाइब्रेशन जो आपका रिफ्रैक्टिंग सरफेस के साथ एंगल बना रही थी वो कितना था आपका 90 डिग्री का था, है ना। वो एंगल अगर आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे 45 डिग्री का नहीं होगा तो ये इक्वेशन बनेगी। अगर वो 45 का हो जाएगा तो आपके पास स्मॉल ए इज इक्वल टू स्मॉल बी आ जाएगा, क्योंकि स्मॉल ए किसके इक्वल है, ए साइन थीटा के, नहीं ए कोस थीटा के, और स्मॉल बी किसके इक्वल है, स्मॉल बी किसके इक्वल है, इज इक्वल टू ए कोस थीटा। यहाँ पे एक मिनट रुक जाओ भाई, इसमें क्या था हमारे पास, स्मॉल ए किसके इक्वल थी आपके पास, ए कोस थीटा के, और स्मॉल बी ए साइन थीटा के। तो स्मॉल ए यहाँ पे क्या है, स्मॉल ए इज इक्वल टू ए कोस थीटा एंड स्मॉल बी इज इक्वल टू ए साइन थीटा के इक्वल है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब एंगल 40 थीटा 45 डिग्री होगा तो 45 पे साइन और कोस बराबर हो जाते हैं कि 1/√2 वैल्यू होती है। तो क्या हो जाएगा, स्मॉल ए इज इक्वल टू स्मॉल बी हो जाएगा, और जब यहाँ पे इस इक्वेशन में स्मॉल ए इज इक्वल टू स्मॉल बी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा आपके पास एक्स इक्वेशन बन जाएगी आपकी एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगी, जो आउटपुट में वेव मिलेगी फाइनली वो क्या हो जाएगी आपकी, वो हो जाएगी आपकी एक्स, वो आपकी हो जाएगी एक सर्कुलर वेव, ठीक है। ऐसे ही फिर से जब हम क्या ले लेंगे, एंगल आपका क्या हो जाएगा, डेल की वैल्यू पाई/4, ये वाला जो केस था ना, इसमें जो वेव प्लेट हमारी बनेगी, इसको जो हम क्रिस्टल बनेगा हमारा, उसको हम क्या बोलेंगे, क्वार्टर वेव प्लेट बोलेंगे। इस क्रिस्टल को यहाँ पे क्या बोलेंगे हम, इस केस में क्वार्टर वेव प्लेट बोलेंगे, ठीक है। ठीक है भाई, तो इससे आगे का फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू।